दोस्तों, आप सबका स्वागत है मुकेश अंबानी बिजनेस केस स्टडी पार्ट 2 में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा मुकेश अंबानी जी के एकदम अर्ली इंट्रोडक्शन के बारे में और एकदम अर्ली लाइफ के बारे में। तो आज हम उनके एजुकेशन के बारे में जानेंगे, उनके बिजनेस लाइफ के बारे में जानेंगे और उनके लर्निंग से हम आज लेसन्स लेने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ, में गारंटी देता हूँ आप सबको कि आज के इस वीडियो में आप कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाओगे। तो कौन है मुकेश अंबानी? जिनकी हमेशा रहती है मधुर वाणी, वो है मुकेश अंबानी। जिनकी एक नहीं कई है लिखित कहानी, वो है मुकेश अंबानी। जो हर एक कदम पर लेते हैं रिस्क मगर रखते हैं सावधानी, वो है मुकेश अंबानी। जो जमीन से भी निकाल दे पानी, वो है मुकेश अंबानी। तो आज का ये वीडियो बड़ा जबरदस्त होने वाला है, तो बांध लो अपनी कुर्सियों की पेटियां। बिना किसी देरी के हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मुकेश अंबानी जी है हम सबकी बिजनेस इंस्पिरेशन। यूं ही नहीं, इनकी नेटवर्थ है 100 बिलियन US$ और यूं ही नहीं, ये है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में 11वें नंबर पर और एशिया में नंबर 1 पर। आप सब सोच रहे होंगे कि है ये सब तो धीरूभाई अंबानी की वजह से है, लेकिन मैं भाई आपको फिर से बता दूं कि इट डजंट मैटर हाउ मच मनी यू हैव, द थिंग दैट मैटर इज हाउ यू मैनेज दैट मनी। ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अब हम इनके अर्ली बिजनेस लाइफ के बारे में डिटेल्ड में जान लेते हैं। तो जब इन्होंने अपना स्कूलिंग एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट कर लिया तो ये MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड चले गए। जी हाँ, स्टैनफोर्ड वही यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। पर कुछ समय बाद उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी जी ने उनके बिजनेस में मदद करने के लिए उन्हें बुला लिया। और ये सब कब हुआ पता है? 1981 में। जब 1980 में इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट ने PFY पॉलिसी यानी कि पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न्स की पॉलिसी लाई थी, तब रिलायंस ने भी अपना क्लेम सबमिट किया और तब उन्हें यानी मुकेश अंबानी जी को उस कंपनी को बिल्ड करने के लिए बुलाया गया था और उनके लीडरशिप के नीचे उस कंपनी ने कई कमाल किए और आज वो कंपनी मेजर एक्सपोर्टर है टेक्सचर्ड यार्न्स की। अब हम इनके मिडिल बिजनेस लाइफ के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो मुकेश अंबानी जी के चमत्कारिक लीडरशिप के नीचे कई कंपनियों ने कमाल किया। उनमें से ही एक थी रिलायंस इंफोकॉम, जिससे हम आज रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से भी पहचानते हैं और जिसे मुकेश अंबानी जी ने ऐसा बिल्ड किया कि वो कंपनी वन ऑफ द बेस्ट टेलीकॉम कंपनी है अभी भी इंडिया की। और एक बात बताऊं तो मुकेश अंबानी जी और इलॉन मस्क में कुछ सिमिलरिटीज है, जैसे कि दोनों भी रिवॉल्यूशनरी है और दोनों भी फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इसलिए दोनों भी सक्सेसफुल है। जब सूरत गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ी रिफाइनरी खोली जा रही थी, तब उस कंपनी के बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया मुकेश अंबानी जी ने और उसी के बदौलत आज इंडिया में पेट्रोकेमिकल और पावर जनरेशन लार्ज एक्सटेंट में प्रोड्यूस हो रहा है। द स्प्लिट बिटवीन द टू, दोनों भाइयों में कैसे बंटवारा हुआ उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो धीरूभाई अंबानी जी के अचानक निधन के बाद 2002 में दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया और तब मुकेश अंबानी जी को मिली ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल की कंपनीज और अनिल अंबानी जी को मिली कई सारी लीडिंग कंपनीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम और फाइनेंसिंग फील्ड में। और मुकेश अंबानी जी को सबसे ज्यादा हर्ट तब हुआ जब टेलीकॉम इंडस्ट्री अनिल अंबानी जी को दी गई, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी उस कंपनी पे और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मुकेश अंबानी जी को उस कंपनी से। अनिल अंबानी जी मुकेश अंबानी जी के छोटे भाई, इनको तो आप पहचानते ही होंगे। अगर इनके सक्सेस और लॉस के ऊपर आपको एक वीडियो चाहिए तो ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब इनके करंट लाइफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। 2016 में तो तहलका ही मच गया क्योंकि एंट्री हुई सबसे बड़े टेलीकॉम जायंट जियो की।
2G नहीं, 3G नहीं, डायरेक्ट 4G के साथ एंट्री मारी जियो ने और उनके अपोनेंट जैसे कि एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन को उखाड़ के फेंक दिया। जी हाँ, जो 60-70% रेवेन्यू था वो आता था वॉइस कॉलिंग से और जो बचा कुछ 20-30% था वो ही आता था बस नेट पैक से। और तब मुकेश अंबानी जी को पता था कि 21वीं सदी में डाटा ही ऑक्सीजन होने वाला है। कम ऑन, क्या डाटा ही ऑक्सीजन होने वाला है। और फिर मुकेश अंबानी जी ने 2016 में एंट्री मारी जियो के साथ और उन्होंने इन्वेस्ट किए थे 2.5 लाख करोड़ रुपीस और धमाका कर दिया टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और ये इन्वेस्टमेंट तीनों ओपोनेंट कंपनी से 3 गुना ज्यादा थी। उस वक्त बस 10% लोग ही 4G नेट यूज करते थे और मुकेश अंबानी जी ने मार्केट की नीड समझी और लॉन्च किया जियो 4G को। इससे हमें एक बात समझ में आती है, वो मैं आपको एक फॉर्मूले के जरिए समझाता हूँ। जो मुझे आता है, जो कस्टमर चाहता है, जो मार्केट को भाता है। कम ऑन अगेन, क्या? जो मुझे आता है, जो कस्टमर चाहता है, जो पूरे मार्केट को भाता है। यही है मुकेश अंबानी जी का सक्सेस फॉर्मूला। वेस्ट बंगाल का जो गेटवे था वो नई टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएट किया गया था विद 8000 किलोमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबलिंग। ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये कनेक्ट था यूरोप से तो सिंगापुर तक। यस, और एक मजे की बात बताऊं तो जियो ने डायरेक्ट नई टेक्नोलॉजी लाई, इसलिए उन्हें नेटवर्क स्पीड मिली 40 टेराबाइट्स पर सेकेंड। अब जियो के सक्सेस होने के पीछे के राज को जानते हैं। मुकेश अंबानी जी ने इनिशियल डेज में फ्यूचर के लिए कई काम करके रखे थे, जैसे कि पहला, एक आधार कार्ड पर 8 जियो सिम फ्री दे रहे थे। जी हाँ, 8 जियो सिम फ्री। दूसरा, इन्होंने कॉल, SMS, डाटा रोमिंग सब फ्री रखा, बस डेटा पैक के चार्ज कर रहे थे, लेकिन शुरुआती दिनों में तो वो भी चार्ज नहीं किया। गांव में सबसे ज्यादा इंटरनेट प्रॉब्लम होती थी, उसे भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। चौथा, एक्टिवेशन के लिए जहां एक दिन लगता था, तब मुकेश अंबानी जी ने कहा एक दिन बिल्कुल नहीं, 15 मिनट लूंगा आपका एक्टिवेशन करने में, आपका समय बचाऊंगा। तब सही मायने में मुकेश अंबानी जी ने लाया था डिजिटल रेवोल्यूशन। उस वक्त 105 करोड़ यूजर्स थे मोबाइल फोन के और इन्होंने ठान ली थी कि 80% मार्केट को कैप्चर करना है। समझो 80% तो नहीं, लेकिन अगर 50% मार्केट को भी कैप्चर कर ले, 50 करोड़ लोग, उनका एवरेज मंथली 200 रुपए का बिलिंग तो होता ही होता। तो 50 करोड़ इंटू 200 रुपीज इज इक्वल टू 10,000 करोड़ रुपीज पर मंथ। और साल का गिना जाए तो 1.25 लाख करोड़ रुपीज कमा रहा था जियो। यानी 2 ही साल में पूरा डेब्ट, पूरे पैसे इन्वेस्टमेंट के वसूल। तो अब हम इनके स्ट्रेटेजीज के बारे में जान लेते हैं। तो पहली है पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। जब जियो लॉन्च हुआ तब वो नई टेक्नोलॉजी के साथ सीधा लॉन्च हुआ था और उस वक्त जियो को कंपटीशन देने वाले थे वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल। पर इन तीनों कंपनियों को कई मुश्किलें झेलनी पड़ी, जैसे कि पहली, हाई कॉस्ट कैपिटल लगेगी, नई टेक्नोलॉजी को बहुत पैसा देना पड़ेगा और गवर्नमेंट के बंधन तो अलग। इसलिए जियो सक्सेसफुल हो गया। अब इनकी दूसरे स्ट्रेटेजी पर आते हैं। वो स्ट्रेटेजी है लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी क्या है, कैसी है, कैसे जियो सक्सेसफुल हुआ, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको अगले पार्ट में। उस पार्ट के लिए भी कमेंट कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।